series on Napier, and we're going to cover fundamental rights in Pakistan's constitution, उसकी significance, उसके अंदर जो restrictions है और जो सस्पेंशन का मेथड बताया गया है उसके ऊपर। पास पेपर पे ये दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, एंड सेकंड इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो एक पार्ट इसका ये है और इसका दूसरा पार्ट ये है, ऑल्सो डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। तो ये दोनों चीज़ें अच्छा, जब ये वाला सवाल आएगा कि प्रोविजंस को डिस्कस करें तो आप उसमें ऑब्वियसली ब्रीफली पहले प्रोविजंस बताएंगे, कुछ उनको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी आपने सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करनी है, उसके अंदर भी आपने रिस्ट्रिक्शंस एक्सप्लेन करनी है, और आपने उसके अंदर भी ये वाली चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि कहाँ किन केसेस में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो सकती है। ठीक है, तो ये क्योंकि एक जनरल सवाल है, इसमें थोड़ी सी स्पेसिफिक चीज़ें पूछी हैं, उस जनरल के अंदर वो स्पेसिफिक बातें भी आएंगी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन राइट्स प्रोविजंस कौन कौन सी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वी आर गोइंग टू डिस्कस उसकी सिग्निफिकेंस, फिर उसकी इन्फोर्समेंट कैसे होती है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, ये आपको इधर इस चीज़ से भी रिलेट करते हैं क्वेश्चन से, और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कौन से नए ऐड किए हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट, फिर उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या क्या हैं, क्वालिफिकेशन कैसे होती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगती हैं उसके ऊपर, और उसकी कुछ एग्जांपल्स, और फिर वो सस्पेंशन वाला जो पार्ट है कि सस्पेंशन कब होती है फंडामेंटल राइट्स की इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर, वो भी डिस्कस करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन में जनरली आप ओवरऑल समरी लिख लीजिएगा जो हम डिस्कशन करेंगे, बट कुछ बातें आप, कुछ ब्रीफ फैक्ट्स जो हैं वो लिखना अच्छी बात होती है इंट्रोडक्शन के अंदर, जो आप टॉपिक है उससे रिलेटेड। ये जो पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है चैप्टर 1 के अंदर, और चैप्टर 2 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। टोटल 24 फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 8 to 28। तो ये मैंने आपको पिछली दफ़ा, पिछले जो लेक्चर हमने ह्यूमन राइट्स के ऊपर जनरल किया था, उसके अंदर ये सारे राइट्स एक दफ़ा गो थ्रू किए थे, इनको रीड किया था। इनमें से मैक्सिमम जितने राइट्स आपको याद होते हैं आप उतने राइट्स याद कर लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि कुछ राइट्स इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आगे जाके कर लेंगे, बल्कि ख्याल से उनको पहले ही कर लिया जाए। सो जैसे ये हैं, आर्टिकल 9 जो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, आर्टिकल 10 सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन है, आर्टिकल 14 इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स। ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से हैं कि बहुत ज़्यादा जो केस लॉज हमारे सामने आते हैं ना, और रिट पिटिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं उनमें, और 184(3) के जो केसेस आते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इन आर्टिकल्स के तहत केसेस चल रहे होते हैं, और ये बड़े फाउंडेशनल भी हैं आप डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के लिए, और राइट टू प्रॉपर्टी भी इसमें आप ऐड कर लें। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आर्टिकल 10A ऐड किया गया, राइट टू फेयर ट्रायल विच इज़ एन अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट राइट, वो भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। आर्टिकल 19A ऐड किया गया, और आर्टिकल 25A ऐड किया गया। तो दूसरी चीज़ ये कि एक हेडिंग आप इसकी भी ऐड कर सकते हैं कि आर्टिकल 8 के मुताबिक कोई भी लॉ ऐसा मुल्क में नहीं बन सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स से इनकन्सिस्टेंट है। तो जुडिशल रिव्यू इस पर बहुत ज़्यादा होता है, तो एक बहुत बड़ी पावर है ये फंडामेंटल राइट्स की पाकिस्तान के अंदर। फिर हम आते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर। जनरली हम सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे क्या होती है ह्यूमन राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपकी जनरली भी लिख सकते हैं, और सेम अप्लाइज टू पाकिस्तान। या अगर जनरल सवाल आता है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी आप ये लिख सकते हैं। अगर आता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तब भी यही बात है। फर्स्ट इज द लिमिटेशन ऑन स्टेट। Fundamental rights are essential to protect the liberties and rights of the people against the infringement of power delegated by them to the government. It imposes negative obligations on the state not to encroach individual liberty in its various dimensions. तो ये negative liberty का जो concept है वो वाला इसके अंदर है कि लिमिटेशन ऑन स्टेट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये पॉजिटिव लिबर्टी से करेगा रिलेट। फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज प्लान टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड क्रिएट सिचुएशंस व्हिच कैन हेल्प एवरी मैन टू बीइंग ह्यूमन बीइंग टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। तो हर इंसान को अपनी फुलेस्ट एक्सटेंट तक ग्रो करने का और फुल स्टेचर तक पहुँचने का, अपनी एबिलिटीज़ का वो मौका देते हैं फंडामेंटल राइट्स के। अगर राइट टू एजुकेशन मिल रहा है, राइट टू इकोनॉमिक फ्री, राइट टू ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू एसोसिएशन है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस है, तो आपका किसी हर इंसान का जो मैक्सिमम पोटेंशियल वो रीच कर सकता है उसका मौका फराहम कर रही है स्टेट उसे। तो ये फंडामेंटल राइट्स की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर द अटेनमेंट बाय द इंडिविजुअल ऑफ हिज फुल इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल स्टेटस।
all-rounded development of citizens. They interlace a guaranteed pattern on a basic structure of human rights. They are very essential for all-rounded development of the individual and the country. कि इंसान की और मुल्क की कंप्लीट इसमें डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपका राइट टू लाइफ भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी लिबर्टीज़ भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं, आपको एजुकेशन भी फराहम कर रहे हैं, आपको बेसिक नेसेसिटीज़ भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो वो यानी कि फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि लोगों की कंप्लीट डेवलपमेंट हो, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ उनकी लाइफ प्रोटेक्ट हो रही है लेकिन उनको फ्रीडम ऑफ ट्रेड नहीं है, उनकी लाइफ प्रोटेक्ट है या फ्रीडम ऑफ ट्रेड है लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ओन कर सकते. ऐसा नहीं है. राइट्स होलिस्टिक हैं और वो इंसान की वेल राउंडेड ऑल राउंडेड डेवलपमेंट, इंसान की जो मुख्तलिफ डायमेंशन है ज़िंदगी की, जिसमें उसकी जान माल इज़्ज़त आबरू, उसकी फैमिली की डिग्निटी, उसकी अपनी डिग्निटी, उसकी इक्वालिटी फ्रॉम अदर, डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन, हर तरह की डायमेंशन उसकी प्रोटेक्शन की जा रही है ताकि एक ऑल राउंडेड डेवलपमेंट हो सके. तमाम डायमेंशन में इंसान की ज़िंदगी की जितनी मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट बेसिक डायमेंशंस हैं उन तमाम में उसके साथ इंसाफ हो, ये इंश्योर करते हैं फंडामेंटल राइट्स. Then it establishes rule of law. Of course, it is a given. The object of inclusion of them in the constitution is to establish a government of law and not of man. कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का मकसद ये होता है कि इंसान की हुकूमत ना हो कि इंसान जो चाहे वो करे. आर्बिट्रेरीली अ गवर्नमेंट डज आर्बिट्रेरीली वट एवर इट वॉन्ट्स टू डू, क्योंकि जो बंदा टॉप पे गवर्नमेंट में बैठा हुआ है उसका दिल कर रहा है. नहीं, बल्कि कानून की बालादस्ती और कानून के मुताबिक चीज़ें हों, और इसीलिए कानून ने प्रोटेक्ट कर लिए इन राइट्स को ताकि इनको वायलेट ना किया जाए. फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट एनी इन्वेजन बाय द स्टेट, प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटोरियल रूल इन द कंट्री. एजुकेटिव वैल्यू, इनकी एक एजुकेटिव वैल्यू है इन राइट्स की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों को डायरेक्शन देता है. कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है एक लैंड के अंदर, लीगल डॉक्यूमेंट. तो उसकी एक एजुकेटिव वैल्यू है. जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होगी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी अदालतों पे, आपके लीगल फ्रेटर्निटी पे, आपके स्कूल के सिस्टम के ऊपर. बच्चे बड़े होते हैं, हमारे यहाँ तो इतनी सिविक्स की एजुकेशन नहीं दी जाती कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मगर दुनिया के दूसरे ममालिक में पढ़ाया जाता है. इन पर्टिकुलर यूएस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत वैल्यू किया जाता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर. तो इट हैज़ एन एजुकेटिव वैल्यू. तो अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड होंगे और बच्चे ये पढ़ेंगे, लोग ये देखेंगे, लीगल लॉयर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसके बेसिस पे केसेस करेंगे, तो तमाम माशरे को एक दूसरे के हकूक़ की कदर होगी, क्योंकि वो यही पढ़ के, यही सुन के, यही जानकर ही बड़े हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है. और कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा, बल्कि सबसे अहम हिस्सा जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं. इट इनेबल सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी under law. It maintains liberty and equality. They uphold the equality of all individuals, the dignity of the individual and the nation's unity. और सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स, वैसे तो ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, हम मानते हैं कि व्हेन यू आर बॉर्न विद दोज राइट्स एंड दोज आर इनएलिएनेबल, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म कोई नहीं होता अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल ना हो. सो कॉन्स्टिट्यूशनल में शामिल करने का मकसद ये होता है कि वो इन्फोर्स हो सकें. इन्फोर्स का मतलब कि अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो एक बंदा जाके केस कर सकता है रियासत के ख़िलाफ़ या किसी दूसरे बंदे के खिलाफ़ कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. फिर कोर्ट फैसला करेगी और अगर वाकई राइट वायलेट हो रहा है तो कोर्ट इंश्योर कराएगी कि वो राइट अपहोल्ड हो. सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स, हेंस दे हैव अ लीगल वैल्यू विच एम्पावर्स अ सिटीजन टू प्रोटेक्ट, रिस्पेक्ट एंड फुलफिल द रूल ऑफ लॉ. ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको मैंने एक सेपरेट हेडिंग के तौर पे भी बनाया है. इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स, एंड दीज आर जस्टिसेबल. आपको प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले लेक्चर से याद होगा कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ब्रॉड गाइडलाइंस हैं कि रियासत, ये अच्छी बातें हैं जो रियासत को फॉलो करनी चाहिए, लेकिन वो जस्टिसेबल नहीं है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है. कोर्ट्स में जाके आप उन्हें अपहोल्ड नहीं करवा सकते, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं. ठीक है, अब इसकी एक मिसाल है, जैसे आर्टिकल 4 भी एक फंडामेंटल राइट है. एक आर्टिकल 4 भी एक अच्छी बात बता रहा है कि हर बंदे को लॉ के साथ डील होना चाहिए, राइट ऑफ एवरी पर्सन टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ. लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में नहीं था. तो जो चीज़ फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में नहीं है तो वो फिर इन्फोर्स नहीं हो सकती उस तरीके से, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ. लिखा भी हुआ है कि तमाम लॉज विच आर रिपग्नेंट टू फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड.
तो ये आर्टिकल 4 फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 से शुरू होते हैं। तो फिर इसीलिए 18वीं तरमीम लाई गई कि इस तरह तो लोगों को मुश्किल होगी टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और वो फिर कोर्ट्स में कैसे केसेस करेंगे कि भाई वी नीड टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, बिकॉज ये तो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए 18वीं तरमीम के ज़रिए फिर आर्टिकल 10A ऐड किया गया, और राइट टू फेयर ट्रायल विच मीन्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, के कानून के तहत डील किया जाए, किसी भी बंदे को ऐसे ही उठा के सजाएं ना सुना दी जाएँ, डिटेन ना कर दिया जाए। तो ये आर्टिकल 10A फिर इसलिए ऐड किया गया ताकि ये राइट जो है ये फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से बाहर ना हो, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर हो, ताकि इट बिकम्स जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल इसकी ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है वो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में नहीं है, तो वो सिर्फ गाइडलाइंस के तौर पे एक्ट करती हैं। अच्छा, अब इन्फोर्समेंट किस तरीके से होती है कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, जो कि हमने रिट पिटीशन में बड़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया था, एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है जिसका राइट वायलेट हो। तो जो एग्रीव पर्सन है, जिस बंदे का इस कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास रेमेडी ये है कि वो रिट जुरिस्डिक्शन कर सकता है हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199, या वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन्वोक कर सकता है अंडर आर्टिकल 184(3). ये उसके पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं अपने फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करवाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आप शुरू में भी लेके जा सकते हैं, अगर आप वो वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं जब क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन सम प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आप इन 2 पॉइंट्स को शुरू में ले जाएं। अगर लेकिन सिर्फ सिग्निफिकेंस वाला सवाल है तो फिर इनको आप इसी सीक्वेंस में रहने दें। अच्छा, फिर कुछ लिमिटेशंस हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। कुछ लिमिटेशंस ये हैं, सबसे पहले कि हर राइट जो है वो क्वालिफाइड है। ज़्यादातर क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 10A आर क्वालिफाइड एंड लिमिटेड। क्वालिफाइड यानी कि उन्हें किसी एक क्वालिफायर से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खोलें और फंडामेंटल राइट्स एक दफ़ा पढ़ लें, तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। हर राइट के आगे लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन इज़ एंटाइटल्ड टू फ्री स्पीच सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। तो जब भी ये बात आता है ना, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद समथिंग, सब्जेक्ट टू फलाना, तो इसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये तमाम फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 10A, उनके आगे हमेशा लिखा होगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ कि दे आर क्वालिफाइड बेस्ड ऑन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि हर राइट एब्सोल्यूट नहीं है। तो इधर हम ये लिमिटेड है ना, तो हम कह सकते हैं कि इट्स नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बड़ी स्पेसिफिक तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एक आइडिया क्लियर करने के लिए क्या होता है, जैसे कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहूँ तो इधर से उठ के किसी एक शहर से उठ के दूसरे शहर चला जाऊँ। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ चेंज हो जाती है ना, कि अगर किसी का घर है तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के भी घर के अंदर मुँह उठा के चला जाऊँ, बिकॉज वो रिस्ट्रिक्शन लॉ ने प्लेस की हुई है पब्लिक इंटरेस्ट में ऑलरेडी, उसके ऊपर रीजनेबल एक रिस्ट्रिक्शन प्लेस की हुई है। आई हैव द फ्रीडम टू मूव माई आर्म्स बट माई फ्रीडम टू मूव माई फिस्ट स्टॉप्स एट योर नोज। सो एज लॉन्ग एज मेरे फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने से आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा तो दैट्स फाइन, बट अगर मेरे फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने से किसी और के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो फिर मेरे सब ड्यू हो जाएंगे। इसी तरीके से जब किसी बंदे को रिस्ट्रेन किया जाता है, मेरे पास डिटेन नहीं कर सकती रियासत मुझे फजूल में, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, अगर मैंने कोई क्राइम किया है, पुलिस के पास सब शवाहिद मौजूद हैं, पुलिस मुझे मजिस्ट्रेट के सामने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करेगी, मेरी लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट होगी, जेल में डालेगी। ठीक है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लॉ प्लेस करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि आप पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, ग्लोरी ऑफ इस्लाम और स्टेट की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, जो हमारा फ्री स्पीच का आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी आगे दूंगा। अच्छा, फिर क्राइटेरिया क्या है जिस बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखी जाती है? अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को डिटर्मिनेंट पे फिर कोर्ट करती है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई आपका कोई राइट वायलेट हुआ है, आप कोर्ट के पास जाते हो कि ये मेरा फंडामेंटल राइट था, रियासत कहती है कि नहीं, इसका फंडामेंटल राइट के ऊपर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि कौन ठीक कह रहा है। और कोर्ट किस वेरिएबल को, किस क्राइटेरिया को यूज़ करती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डिटर्मिन करने के लिए, वो
4 बेसिकली चीज़ें देखती है। नेचर ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं आर्टिकल के अंदर कानून में, वो रिस्ट्रिक्शंस की नेचर क्या है, द एक्सटेंट ऑफ विच रिस्ट्रिक्शन इज इम्प्लाइड, इस रिस्ट्रिक्शन की एक्सटेंट क्या है, द मैनर इन विच द रिस्ट्रिक्शन इज इम्प्लाइड एंड द स्कोप ऑफ द राइट अपॉन विच रिस्ट्रिक्शन इज बीइंग इम्प्लाइड। तो उस अपने राइट का क्या स्कोप है, उसका क्या सीन है। तो ये 4 चीज़ें कोर्ट देखती है। इसमें एक जनरल रूल ये है कि कोर्ट की प्री डिस्पोजिशन यानी कोर्ट की जो बायस होती है या लीनिंग होती है, वो होती है कि वो प्रोविज़न को लिबरली इंटरप्रेट करे, यानी कि वो आर्टिकल को लिबरल तरीके से और प्रोग्रेसिव तरीके से इंटरप्रेट करे। उसकी डिस्पोजिशन होगी टूवर्ड्स ग्रांटिंग द फंडामेंटल राइट। कोर्ट नीड्स टू बी कंपेल्ड बाय द अदर पार्टी कि ये राइट इसका नहीं बनता। कोर्ट की जनरल प्रीडिस्पोजिशन ये होगी कि ये फंडामेंटल राइट ग्रांट किया जाए इंडिविजुअल सिटीजन को, लेकिन दूसरी पार्टी को ये साबित करना पड़ेगा कि क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्यों। तो यानी कि बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए होते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसको साबित करने के लिए कोर्ट्स के सामने। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे आर्टिकल 15 आता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हर बंदा किसी भी शहर में जा सकता है, किसी भी सूबे में जा सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो है वो हर साल मुहर्रम में ज़िला बंदी करता है। ये लॉक्यूल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है कि कुछ नोटोरियस जो फायर ब्रांड क्लरिक्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ट्रैवलिंग के दौरान, ताकि वो सेक्टेरियन स्ट्राइफ ना फैलाएं। ठीक है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ की एक एग्जांपल है कि होम डिपार्टमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कुछ रिलीजियस फायर ब्रांड क्लरिक्स को टू अवॉइड सेक्टेरियन स्ट्राइफ ड्यूरिंग मुहर्रम, एक पीरियड के लिए, कि वो ये अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह जैसे सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, CRPC का एक 144 जो दफ़ा 144 लगती है बड़ी फेमस, उसमें आपकी असेंबली वगैरह ये वो चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो इम्पोजिशन उसकी की जाती है, तो उसमें आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। जैसे लॉकडाउन में ये इम्पोज किया गया तो आप नहीं मूव कर सकते, क्योंकि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ के लीगल तरीके से जो इम्पोज की जाएगी वो होम डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि कानून में होम डिपार्टमेंट को इजाज़त है। तो अगर वो प्रॉपर लीगल चैनल से आ रही है तो फिर वो लीगल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी इम्पोज बाय लॉ। इसी तरह एंटी टेररिज्म एक्ट के 5th स्केड्यूल पे लोगों को डाला जाता है कि जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स होते हैं या सस्पेक्टेड टेररिस्ट अबैटर्स होते हैं, या उनको आपने वॉच करना होता है, तो फिर उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते मुतल्लिका थाने की SHO की मर्ज़ी के बगैर, या जो अगर वो सैंक्शन नहीं करता जो भी लीगल प्रोसीजर है तो वो नहीं मूव कर सकता। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करता है आपको, लेकिन गैगिंग एंड बैनिंग की जाती है मुहर्रम में। होम डिपार्टमेंट ही इसको इशू करता है आई थिंक, कि कुछ फायर ब्रांड्स क्लरिक्स हैं वो बोल नहीं सकते, यानी वो तकरीर नहीं कर सकते मुहर्रम में, उनको गैग और बैन किया जाता है, कि वो ज़ुबानबंदी भी कहा जाता है इसे कोलॉकियली, ताकि वो सेक्टेरियन स्ट्राइफ ना फैलाएं। इसी तरह हेट स्पीच, ग्लोरी ऑफ इस्लाम, स्टेट की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी, इनके खिलाफ जो है, या पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक मोरालिटी और डिसेंसी, इनको वायलेट नहीं कर सकती फ्री स्पीच। ये भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हुई हैं लॉ ने। आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, उसके अंदर ही ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये वाली, ये तो मैंने खुद आपको एग्जांपल दी है अपने एक्सपीरियंस से, ये वाली भी, बट ये सारी, लेकिन ये वाली चीज़ें आर्टिकल के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल्स कोट करें। अ लॉट ऑफ पीपल विल नो अबाउट दीज थिंग्स, विल राइट बट नॉट गिव पर्टिकुलर एग्जांपल्स, दैट काइंड ऑफ एग्जांपल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो इसको कोशिश करें कि अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें ताकि एग्जामिनर नोज दैट यू नो अबाउट दिस। अब कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, दे आर नॉट इन फोर्स। रिस्ट्रिक्शन तो ये होगी ना कि वो इंडिविजुअल केस बाय केस बेसिस पे देखा जाएगा किसने अब किया किसने नहीं किया, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं, सर्कमस्टांसेस हैं कि जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, वो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 232 प्रोवाइड करता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू की जा सकती है ऑन अकाउंट ऑफ वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस एट्सेट्रा। आर्टिकल 233 फिर ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि सस्पेंड कर सकता है सर्टेन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। वो कौन से राइट्स हैं वो भी आर्टिकल 233 के अंदर लिखे हुए हैं कि आर्टिकल 15 सस्पेंड हो जाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोफेशन सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और आर्टिकल 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, ये सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी।
they are automatically suspending during the period of emergency and automatically restored afterwards. कि इनको separate नहीं आपको suspend करना पड़ेगा. जैसे ही emergency मुल्क में issue की through the legal procedure of the article 232, तो automatically ये वाले फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, नो लॉन्गर इन्फोर्स, और कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं कर सकती फिर, और कोई बंदा कोर्ट में नहीं ये लेके जा सकता. और जैसे ही इमरजेंसी का पीरियड ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएंगे. तो ये जो आपके सामने 6 आर्टिकल्स हैं, ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सस्पेंशन और डिफ़ॉल्ट रिस्टोरेशन है. लेकिन इसके अलावा भी आर्टिकल 233 में लिखा है कि प्रेसिडेंट इसके अलावा भी कोई ऐसा फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकता है टेम्परेरीली थ्रू ऑर्डर. ठीक है. सो प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड मे बाय ऑर्डर suspend the right to move any court for the enforcement of any of the fundamental rights conferred in constitution as the order specifies. ठीक है. तो प्रेसिडेंट ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन एंड ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन, और इनके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर, वो प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर स्पेसिफिकली कर सकता है. कि लेट से उसने कहा कि इनमें क्या 15, 16, 17, 18, 19 और 24, वो आर्टिकल 20 भी कर देता है. लेकिन आर्टिकल 20 के लिए उसे फिर एक ऑर्डर इशू करना पड़ेगा. फिर इसी तरह आर्टिकल, वो कहता है मैंने आर्टिकल 14 भी करना है, फिर आर्टिकल 14 के लिए एक अलग ऑर्डर इशू करना पड़ेगा. लेकिन इस राइट के ऊपर, इस प्रेसिडेंट की इस पावर के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग चेक्स लगाए गए हैं कि ये तो चलो समझे जाते हैं बड़े नेसेसरी हैं. अगर इमरजेंसी के अंदर चूँकि वॉर है या डिस्टर्बेंस है तो आप इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, आर्मी को भेजना पड़ता है, लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, लोगों की स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि एक इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही है, वॉर चल रही है. लेकिन इसके अलावा बाकियों को समझा जाता है कि बाकी क्यों वायलेट किए जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत अहम है. तो इसलिए उस पर भी स्ट्रॉन्ग चेक्स प्लेस किए गए हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्डर जो इनके अलावा वो कोई और फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड कर रहा है, तो सच ऑर्डर इज़ लेड बिफोर द जॉइंट सिटिंग, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट की जॉइंट सिटिंग के सामने प्रेसिडेंट का वो ऑर्डर पेश किया जाएगा. ठीक है. और उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, विल सीज टू हैव इफेक्ट अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स रिजेक्ट द ऑर्डर. ठीक है. कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप, अब मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप क्या है पाकिस्तान में बनेगी, 342 आपके नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं और 104 आपके सेनेट के मेंबर्स हैं. तो जॉइंट मेंबरशिप टोटल बनी 446 का हाफ होता है 223, और मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप बनी 224. यानी अगर जॉइंट सिटिंग में 224 मेंबर्स रिजेक्ट कर दें ऑर्डर को, तो फिर प्रेसिडेंट नहीं वायलेट कर सकता, कोई एडिशनल फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं कर सकता. या प्रेसिडेंट ने उसको लगा दिया है उस ऑर्डर को, लेकिन 2 महीने तक अप्रूव नहीं किया उसने, आपकी जो जॉइंट सिटिंग है उसने, तो भी वो सीज कर जाते हैं इफेक्ट. तो या तो 2 महीने तक वो इन्फोर्स रहेगा, 2 महीने तक उस ऑर्डर की वजह से वो फंडामेंटल राइट्स एक्स्ट्रा जो हैं इन 6 के अलावा वो सस्पेंड हो जाएंगे 2 महीने तक. लेकिन अगर 2 महीने गुजर गए हैं और जॉइंट सिटिंग ने उसको अप्रूव नहीं किया सिंपल मेजॉरिटी से, तो फिर 2 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसका ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा. प्रेसिडेंट का, और वो फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर हो जाएंगे. और या तो ये कि किसी भी टाइम इन 2 महीने से पहले ही जॉइंट सिटिंग बैठती है पार्लियामेंट की और वो इसको टोटल मेंबरशिप के हाफ से रिजेक्ट कर देता, तो भी ये ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा. अच्छा, अगर नेशनल असेंबली उस टाइम पर डिज़ोल्व्ड है, नेशनल असेंबली नहीं है, तो सिर्फ 4 महीने तक वो ऑपरेशनल रहेगा अगर उससे पहले इलेक्शंस नहीं होते. अगर इन 4 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि जॉइंट सिटिंग में या तो 2 महीने तक अप्रूव नहीं होता, या फिर हाफ ऑफ द मेंबरशिप उसको रिजेक्ट कर देती है. लेकिन अगर 4 महीने तक इलेक्शंस नहीं हुए और ऑब्वियसली नेशनल असेंबली नहीं है, तो 4 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ये वाले एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट्स अगर किसी ऑर्डर के ज़रिए प्रेसिडेंट ने सस्पेंड किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक दफ़ा इसलिए लाजमी पढ़ लें. ये जो आर्टिकल स्पेसिफिकली मैंने आपको बताए हैं, इन आर्टिकल्स को एक दफ़ा पढ़ लें ताकि आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाली बात भी समझ आ जाए. 232 और 233 को पढ़ लें एक दफ़ा, तो आपको ज़्यादा बेहतर इसकी समझ आ जाएगी. तो ये दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड कवर्ड फॉर द प्रोविजंस, डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सिग्निफिकेंस, द रिस्ट्रिक्शंस एंड द मोड फॉर देयर सस्पेंशन. थैंक यू.